वेलकम बैक अगेन गाइस। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। दोबारा से एक बार जल्दी से बच्चों हाजिरी लगा दो अपनी। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। और इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। हाँ जी हाँ दोस्तों, दिस इज लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सुंदर सा कलर कर देते हैं आपके लिए सेलेक्ट। अभी तो हाल फिलहाल यहां पर मामला है लोजी 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 मित्रों, जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगा दो अपनी। देखो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इंडियन इकोनॉमी अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद कर दी, और 1980s में इंडिया ने कुछ धीरे धीरे लिबरलाइजेशन शुरू किया था, वहां तक पढ़ा है दोस्तों। जब ईयर 1991 आया, 1991 जब ईयर आया, तब इंडिया बहुत सारी भसड़ के अंदर फंस चुका था। सारा रायता फैल चुका था। इंडिया बहुत बड़ी ड्रास्टिक प्रॉब्लम में फंस गया था। एक्चुअली एक एक करके उस प्रॉब्लम को मैं बताता हूं। हमारे देश को डेवलप करने के लिए सरकार बहुत सारा लोन ले चुकी थी, बहुत सारा खर्चा कर चुकी थी, तो सरकार नुकसान में पहुंच गई थी। डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। गवर्नमेंट बजट में बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ने लगा था, दे दरादर नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने लोन लिए थे बहुत सारे, लोन के बदले सरकार इंटरेस्ट पे कर रही थी, तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका था। बहुत बड़े संकट में इंडिया फंस चुका था। तो 1991 का संकट आपको ध्यान रखना है कि एक तो सरकार के, अभी बच्चे नए जुड़े होंगे, मैंने एकदम से क्लास स्टार्ट कर दी। एक बार थम्स अप का इशारा दे दो दोस्तों, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, थम्स अप का इशारा दे दो। 1991 में इंडिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। पहली प्रॉब्लम है कि सरकार के बजट में डेफिसिट आ गया था, क्योंकि देश को ग्रो कराने के लिए सरकार बहुत सारा खर्चा कर चुकी थी। खर्चा करने के लिए सरकार ने बहुत लोन भी उठा रखा था। लोन उठा रखा था तो सरकार इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा पे कर रही थी। तो 1991 की सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। और दोस्तों आपको बताता हूं, देखो हर एक चीज हमारे भारत में नहीं बनती। हमें बहुत सारी चीजें विदेशों से इंपोर्ट करानी पड़ती है। जब हम विदेशों से कुछ माल को इंपोर्ट कराते हैं तो बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। इंडिया के आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रखा होता है उसकी स्टॉक को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यह भी बहुत कम हो गया था, अराउंड $1.2 बिलियन हो गया था। यह बहुत कम अमाउंट होता है। इतना अमाउंट तुम मानो कि 2 हफ्ते तक इंडिया अपना गुजारा ना कर पाए, इंपोर्ट का बिल पे करना पाए। तो 2 हफ्ते का बिल पे करना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। इवन आपको एक बात बताऊं, इतना संकट बढ़ गया था कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट और ज्यादा लोन मांगने के लिए आईएमएफ के पास पहुंच गई। बोला कि मुझे $7 बिलियन का लोन दे दो। तो आईएमएफ नाराज हो गया। हमारे देश ने सारा गोल्ड गिरवी रख दिया था आईएमएफ के पास, और कैसे भी करके लोन लेकर आए थे। लेकिन आईएमएफ ने यहां पर स्टिपुलेशन यानी कंडीशन लगा के लोन दिया था। बोला था अगर तुम रिफॉर्म करोगे देश में तो लोन उठा लो, वरना तो तुम ऐसे पैसा बहाए जाओगे, ऐसे पैसा खर्च करे जाओगे तो देश दोबारा संकट में आ जाएगा। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज बहुत लो लेवल पे चला गया था। इस वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। बीओपी भी एडवर्स चला गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है वो फॉरेन करेंसी का लेखा जोखा रखने वाला अकाउंट होता है, उसमें भी बहुत सारा नुकसान होने लगा। तो इंडिया यहां भी फंस गया। इंडिया फंसे जा रहा था बहुत जगह। तो फिर शुरुआत की हमारे देश ने सुधार की। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में सुधार स्टार्ट हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधार हुए इकोनॉमी के अंदर, तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। मैं सिर्फ पीवी राव लिख रहा हूं, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। और जो मेन बंदा था जो रिफॉर्म की पॉलिसी बना रहा था, उस बंदे का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखना, वो फिर हमारे देश के बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरदार जी ने बहुत मस्त मस्त पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से हमारा प्यारा देश भारत आज यहां पर खड़ा हुआ है। 1991 के जो रिफॉर्म थे, हमने बहुत सारे बदलाव किए। सरकार ने फील किया कि भाई साहब जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है,
इस टैक्स के सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं वो टैक्स नहीं भर रहे क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, तो सरकार ने टैक्स रेट को बहुत कम किया। यहां पर सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में यानी फाइनेंशियल रिफॉर्म लेकर आई पैसों से रिलेटेड। कैसे? सरकार ने देखा कि देश के अंदर प्राइवेट बैंक है ही नहीं, क्योंकि सरकार खुद कब्जा कर चुकी थी। 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, 1980 में 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। सरकार ने बैंकों के लिए रूल आसान बना दिए, अब बैंक खोलना आसान काम हो गया था। तब 1991 में ऐसा काम हुआ, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट बैंक्स आते रहे। सरकार ने शेयर मार्केट में यानी कैपिटल मार्केट में बदलाव किए, स्ट्रक्चर बदल दिया कैपिटल मार्केट का। सरकार ने यहां पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। तो देख रहे हो सरकार ने कितने बदलाव किए। ये सब बदलाव लॉन्ग रन के लिए थे। क्या? लॉन्ग रन के लिए थे, लंबे टाइम के लिए। ये ऐसे बदलाव थे जो देश का स्ट्रक्चर बदल दें। अभी हमें ये बदलाव डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है? देश का स्ट्रक्चर बदल दे, तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एक्चुअली सरकार कह रही थी कि 1991 के जो रिफॉर्म्स हैं इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, एक ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो फटाक से शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को ठीक करेंगे, जो बीओपी क्राइसिस है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इसको फटाक से ठीक करेंगे। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स थे। इन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया स्टेबलाइजेशन मेजर। क्या बोला मैं? स्टेबिलाइजेशन मेजर्स। और फिर सरकार ने बोला कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश के स्ट्रक्चर को ही बदल दें, लंबे समय के लिए देश के साथ रहे, इन्हें सरकार ने बोला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के। पहला पॉइंट यह पढ़ाऊंगा कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमारा आंसर है क्योंकि देश संकट में था। फिर पढ़ाऊंगा रिफॉर्म में क्या क्या किया। 2 बातें करने के बाद हम नीति आयोग पे आएंगे, ये आजकल चल रहा है। जो आज की क्लास में करा रहा हूं दोस्त, इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में यहीं से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट क्लास ली थी वो पूरी प्रॉपर हिस्ट्री थी, वहां से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की क्लास और जो आने वाली एक और क्लास है, 3 क्लास का ये चैप्टर है, तो उन दोनों क्लासेस में से मैं बोल रहा हूं अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन आज की क्लास और कल की क्लास से आएंगे। इसलिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलते हैं। 1991 में हमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था। तो छोटी सी बात लिखी हुई है कि 1991 में हमारे देश में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट चल रही थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आपको सच बताऊं, जब देश प्रॉब्लम में फंसा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। वो कुछ दिनों के प्रधानमंत्री थे, फिर वो हट गए, फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब देश में रिफॉर्म लाए गए। लेकिन यहां पर पहले बता रखा है जो बड़ा क्राइसिस आया देश के अंदर, प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से थी, वो फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो पहली बात की जाएगी कि जो सरकार ने फिस्कल इनिशिएटिव्स लिए थे 1980s में, यानी 1980s में सरकार ने जो अर्ली लिबरलाइजेशन किया था उसमें सरकार ने अपना खर्चा बहुत सारा किया था। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज बहुत ज्यादा दी थी। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे बहुत पैसे खर्च किए थे। तो सरकार दे दनादन पैसा खर्च करे जा रही थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे जा रही थी, और उससे देखा गया कि सरकार को बहुत बड़ा अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। सरकार की रिसिप्ट्स गिरती जा रही थी और सरकार घाटे में जा रही थी। सरकार ने डोमेस्टिक डेट लिया आरबीआई से लोन उठा लिया। सरकार ने एक्सटर्नल डेट भी उठा लिया, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बहुत सारी जगह से सरकार ने डेफिसिट उठा लिया। और ये डेफिसिट परसिस्टेंट रहा, मतलब लगातार चलता रहा। परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस रहा। तो इस वजह से सरकार ने सोचा कि भाई साहब अभी तो हमें लार्ज पोर्शन सरकार का जो आता है रेवेन्यू का, वो इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ रहा है। समझ रहे हो? सरकार ने इतना लोन लिया हुआ था कि सरकार जो भी पैसा कमा रही है उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन इंटरेस्ट के तौर पे चुका रही है। और बड़ी भसड़ क्या हो गई आपको बताता हूं। 1990s में है ना, गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रहा था। गल्फ कंट्रीज क्या होती है?
दोस्तों यूएई के पास एक समुद्र का इलाका है जिसको गल्फ बोलते हैं, उसके आसपास कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ओमान है, कतर है, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, यहां से हम ऑयल परचेज करते थे। लेकिन ये आपस में लड़ रही थी। जब ये लड़ रही थी तो इन्होंने ऑयल की सप्लाई रोक दी, क्रूड ऑयल की सप्लाई रोक दी, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, फिर वो बहुत महंगा हो गया। तो इस महंगाई से अब हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ेगा, हमारे देश में ऑयल वगैरह की शॉर्टेज हो गई, वो बहुत महंगा हो गया। अब वो महंगा हो गया तो हर एक सामान महंगा हो जाएगा, थोड़ी महंगाई बढ़ गई। तो बोलते हैं कि जो गल्फ वॉर चल रहा था 1990s में, इस गल्फ वॉर ने उन देशों में लड़ाई करवाई। उन देशों में बहुत कम लोग थे जो ऑयल हमारे देश में भेज पा रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे। बोल रहे थे इंडिया देखो भाई यहां लड़ाई हो रखी है, अगर तुम्हें ऑयल चाहिए तो डबल रेट पे मिलेगा। तो इंडिया को फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी पड़ती थी, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को बहाना पड़ रहा था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया, सीवियर स्ट्रेन आया इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वही होता है जो फॉरेन करेंसी को संभालता है, राइट। आलोक यादव बोल रहा है ये लेक्चर रिकॉर्डेड लग रहा है। अरे भाई कितनी बार लिख चुके हो आप इस बात को, ठीक है जी। फिर इंडिया ने देख लिया, फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करते 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 इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज क्रिटिकल लो लेवल पे पहुंच गया। $1.2 बिलियन था, सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज था कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट ही इंडिया करवा सकता है। मात्र 14 दिन के पैसे थे, पैसे ही नहीं बचे थे। तो देख रहे हो इतनी भसड़ में। और सरकार की एक बड़ी यहां पर गेम थी, सरकार ने क्या कर रखा था उस्ताद 1980s में, है ना, बहुत खतरनाक इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। सरकार कह रही थी विदेशों से आइटम मंगाना बंद करो। अब भाई इंपोर्ट जब हम विदेशों से करा रहे हैं तो कुछ चीजें हम रॉ मटेरियल भी मंगा रहे थे विदेशों से। हम बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगाकर हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लगे हुए थे। सरकार ने रॉ मटेरियल बैन करवा दिया, कोटा टैरिफ की बहुत सारी बैरियर लगा दी। तो जो इंडस्ट्री विदेशी रॉ मटेरियल को यूज करके सामान बना रही थी वो इंडस्ट्री ठप पड़ गई। तो कहते हैं जो सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत टाइट कर रही थी, बहुत टाइट कर दी थी। इस वजह से क्यों टाइट की थी, सरकार चाहती थी इंपोर्ट कराएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो सरकार उसको सिक्योर करना चाहती थी कि भाई इंपोर्ट नहीं कराएंगे, फॉरेन करेंसी देनी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी ऐसी की तैसी हो गई, जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को यूज करते थे, तो उस वजह से जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो रिड्यूस हो गया, उसमें रिडक्शन आ गई। और दोस्तों जो इंडिया भी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग के ऊपर डिपेंड था, तो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन सबसे इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ था। तो इन्होंने भी इंडिया को इन्फ्लुएंस किया कि भाई तुम बहुत पैसा ले चुके हो, अब कुछ करेक्टिव पॉलिसी मेजर्स लेकर आओ। तो ये प्रेशर डाल रहे थे भाई। जो भी हमारे देश के ऊपर संकट था उसमें एक संकट ये था, आईएमएफ बार बार बोल रहा है भाई बहुत पैसा ले लिया, बहुत पैसा ले लिया, ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो सिचुएशन को ठीक करने में हमारा देश लगा हुआ था। हमारे देश की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो चुकी थी। फ्रेजाइल वर्ड जानते हो, फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन। आपको बताऊं, कोई भी देश हमारे देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पे विश्वास नहीं कर रहा था। 1990 में राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी असैसिनेशन हो गई थी। वो कहीं साउथ इंडिया में माला पहनाकर बम फोड़ दिया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो सरकार बनी, चंद्रशेखर जी, वो भी कुछ दिनों के प्रधानमंत्री थे, उनको हटाकर फिर नए प्रधानमंत्री आ गए। तो देश में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। पॉलिटिकल सिचुएशन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि देश के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है भाई साहब वो खराब हो गया है। तो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस भी आ गया, विदेशी लोग इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब देखो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को, बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, इंडिया में आना पड़ा। अब बांग्लादेश के ऊपर विश्वास बहुत कम लोग करेंगे, उसको लोन भी बहुत कम देंगे, क्योंकि देश में कभी भी सिचुएशन डगमगा सकती है। बाकी चोरों के साथ भी ऐसा ही होता है, वहां भी कभी भी डगमगा जाता है मामला। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहां पर हमारे देश ने स्टार्ट करने थे रिफॉर्म्स। तो दोस्तों यहां सिलसिला शुरू हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन का। तो 1991 वो ईयर है जो मार्क किया जाएगा हिस्ट्री में, जहां पे इंडिया ने बहुत बड़ी शिफ्ट ली थी। पैराडिग्म का मतलब होता है एग्जाम्पल वाली शिफ्ट, बहुत बड़ी शिफ्ट ली थी। इससे पहले इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी था भाई साहब। इंडिया क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी। आज भी इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन नाम नाम की मिक्स्ड इकोनॉमी थी। इंडिया पूरी प्रॉपर सोशलिस्टिक मॉडल के ऊपर काम कर रही थी, यानी सरकार का ही ज्यादा रोल है। फिर यहां पर 1990 के आसपास इंडिया ने देख लिया सोवियत यूनियन यानी रशिया का कोलैप्स हो गया। 17 टुकड़े हो गए थे ना, 17 टुकड़े हो गए थे, तभी तो यूक्रेन अलग हुआ था।
1990s में ही रशिया के टुकड़े हो गए हैं। और यहां पर चाइना की सक्सेस चल रही थी। क्यों चल रही थी सक्सेस? क्योंकि चाइना पहले ही रिफॉर्म अपना चुका था। चाइना में रिफॉर्म स्टार्ट हुए 1978 में। चाइना बल्ले बल्ले कर रहा था, बल्ले बल्ले कर रहा था। तो इंडिया ने देखा अबे जो सोशलिस्टिक मॉडल पे चल रहा है रशिया, वो डूब गया। चाइना भी सोशलिस्टिक मॉडल था लेकिन उसने रिफॉर्म कर दिए। चाइना अब ऊपर उठा है। तो इंडिया को भी लगा यार अब जरूरत है, अब जरूरत है कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की, रिफॉर्म लाने की, कुछ ना कुछ जरूरत है। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को अब ओपन करना स्टार्ट किया। यानी सोचा कि हां भाई कोई ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन वाले रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, मार्केट को इंप्रूव करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अरमान मुंजाल पैराडिग्म का मतलब बहुत बड़ी उछाल वाली शिफ्ट करी है। तो इंडिया ने रिफॉर्म यहां पर स्टार्ट किए। इन सभी रिफॉर्म्स को पॉपुलरली हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। ये इंडिया ने शुरू किए और इन एलपीजी रिफॉर्म के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। जो भी इंडिया ने किया धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे इंडिया के दो ऑब्जेक्टिव थे। दो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा कि इंडिया की इकोनॉमी पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी, तो उसको धीरे धीरे करके ओपन करना है दूसरों तक। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को रीओरिएंटेशन चाहिए, ओरिएंटेशन को दोबारा चाहिए, यानी दोबारा इंडियन इकोनॉमी को बसाएंगे फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल्ड वन। सेंट्रली डायरेक्टेड थी, सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, यहां से बदल के कहां लाएंगे? मार्केट फ्रेंडली पे, या फिर इसको मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं। यह पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था भैया कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है इसको धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। सरकार का डेफिसिट भी कम करना था। तो जो भी रिफॉर्म लिए गए अभी पढ़ेंगे, लेकिन मेन मुद्दा यही था कि एक तो सरकार सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से, उस वाली सोच से मार्केट की तरफ जाना चाहती थी, मार्केट फ्रेंडली होना चाहती थी, और सरकार अपना जो बहुत बड़ा सब्सटैंशियल फिस्कल डेफिसिट है उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना चाहती थी। तो दोस्तों जो रिफॉर्म के मेजर्स लिए गए 1991 में, इसके अंदर क्या क्या आइटम थे? इसके अंदर बहुत सारे फिस्कल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को उभारने के आइटम इन्वॉल्व थे। इसके अंदर बहुत सारे कोर पैकेज थे जो इंडिया के स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को इंप्रूव करना चाहते थे। यानी जो इंडिया का स्ट्रक्चर था बहुत ढीठ था, बहुत सख्त लॉ थे, उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे थे। जो जो चैलेंज थे उसको बहुत बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की गई। तो जो हमारे रिफॉर्म थे उसकी दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी। जो भी इंडिया ने रिफॉर्म स्टार्ट किए वो दो कैटेगरी में किए। कैटेगरी वन को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म मेजर थे जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन और एडवर्स बीओपी को ठीक करा जाना था, जिससे इंडिया अपने इकोनॉमिक चैलेंज से इमीडिएट एडजस्ट हो जाएगी। इसकी डिटेल तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दी हुई है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया ने क्या क्या किया जिससे इंडिया का बीओपी ठीक हो गया, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई, और जितने भी इकोनॉमिक चैलेंज थे इंडिया उसको धीरे धीरे ठीक कर रही थी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे इन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, और इसमें ही थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों की डिटेल वैसे देनी चाहिए थी मॉड्यूल में वो डिटेल यहां पर दी नहीं है। बस सरकार ने बोला जो लंबे समय तक कंटिन्यू रहेंगे उन सभी रिफॉर्म्स को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर बोलेगा। इसका मेन मुद्दा था कि हम देश के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा दें, देश में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और जो ढीठपंथी थी, जो फिक्सिटी थी सरकार की, जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी थी, इसको एलिमिनेट किया जाए, फोकस किया जाए एक सिस्टमैटिक चेंज पे जिससे हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो सिस्टमैटिक चेंज पे फोकस करो टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए। वैसे इतनी फालतू की थ्योरी तुम्हारे मॉड्यूल में लिखी नहीं होनी चाहिए थी, की पॉइंट्स पे फोकस होना चाहिए था। ठीक है जी, इतना बढ़ा दिया। तो ये डुअल अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच? डुअल, डबल अप्रोच हो गई ना। शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर, डबल, दो धारी तलवार से हमने अटैक किया है तो प्रॉब्लम को ठीक करने पे। तो इन्हें बोलते हैं डुअल अप्रोच। डुअल अप्रोच का मतलब कॉम्बिनेशन है शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर प्लस लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इन दोनों को प्लस करके बनता है डुअल अप्रोच। तो आप मान लो कि 1991 के बाद हमने डुअल अप्रोच यूज की है। दोस्तों डुअल अप्रोच के अंदर फिर मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यहां पर मैंने आपको मार्केट बताई थी कि सरकार ने कुछ टैक्सेस में बदलाव लाए थे, इसको बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। फिर कुछ बैंकिंग सिस्टम में बदलाव लाए, इसे बोलते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म्स।
फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड बदलाव आए, इसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बदलाव आए कुछ, उसे बोलते हैं ट्रेड रिफॉर्म्स। और फिर आई हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इतनी बात करेंगे तो दोबारा याद करते हैं, एक हो गया फिस्कल, एक उंगली नीचे, फिस्कल रिफॉर्म्स टैक्स वाले, दूसरा बैंकिंग रिफॉर्म्स फाइनेंस वाले, तीसरा शेयर मार्केट वाले कैपिटल रिफॉर्म्स, तो चौथा ट्रेड रिफॉर्म्स। 4 हो गए। 5वें नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 5 चीजें पढ़नी है, कहानी खत्म। अदम्य अरविंद बोल रहा है सर इस चैप्टर को रिटेन कैसे करूं? दोस्त आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि आप पूरी क्लास देख लेना, फिर इसके बाद ऐसे मस्त मक्खन मलाई वाले शॉर्ट नोट्स अपलोड करूंगा कि आप एक बार में पढ़ के पूरा चैप्टर ऐसे चटकारे के साथ चट कर जाओगे। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं भैया एक एक करके रिफॉर्म की। तो नंबर 1 पे आता है फिस्कल रिफॉर्म। सरकार का कहना था, गवर्नमेंट का कहना था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बीओपी में डेफिसिट होता है। एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। उतनी डिटेल यहां नहीं दी हुई, बोलता करंट अकाउंट में डेफिसिट था और सरकारी बजट में डेफिसिट था, तो हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सरकार को इंक्रीज करनी थी अपनी रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू, और सरकार को करटेल यानी कम करने थे अपने एक्सपेंडिचर। सरकार ये 2 चीजें करना चाहती थी, तो सरकार ने क्या किया? क्या किया बताओ क्या किया? तेरा नाम लिया ना 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 ना, ऐसा नहीं किया। हाँ यश, कल दूंगा आपको ये खुशखबरी में। आदित्य यश भाई हर क्लास के अंदर खुशखबरी दिया करूंगा, अब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करा दूंगा। देखो जी क्या किया, पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत खतरनाक था, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती थी गवर्नमेंट, बहुत सारी गुड्स पर तो 355%। अबे अगर मान लो 100 रुपए की चीज है तो 355% टैक्स है, 355 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 455 की वो चीज पड़ेगी, समझ रहे हो? इतना टैक्स लगा हुआ था। तो सरकार, लोग चिढ़ते थे यार टैक्स बहुत ज्यादा है, मैं नहीं भर रहा, तो लोग अपनी इनकम छुपा लेते थे, सीए के पास जाते थे, बोलते थे मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊं, बचा लेते थे। फिर सरकार ने क्या किया, टैक्स रेट को बहुत कम कर दिया ताकि लोगों का मन करे सरकार को टैक्स देने का। और अगर किसी का मन भी करता था ना वो ज्यादा टैक्स देने का, तो भाई अगर मेरा मन कर रहा है टैक्स देने का, मैं टैक्स देने जाऊंगा तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा, लाइन में लगा रहूंगा। अबे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था भाई। तो सरकार ने 1991 से टैक्स के सिस्टम को बहुत आसान बनाया, सिंप्लीफाई किया और बहुत अच्छे रिफॉर्म किए। तो 6 रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। बहुत स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया। ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, कुछ छुपाया नहीं गया था, पब्लिक को पूरा पता था। और दोस्तों जो कंप्लायंस थे मतलब रूल थे वो बेटर बनाए गए। तो फोकस ऑन बेटर टैक्स कंप्लायंसेस, ये दूसरा है, एम्फासिस का मतलब फोकस होता है, ठीक है। टू एनहांस रेवेन्यू कलेक्शन, ताकि रूल आसान कर दो, सरकार के पास लोग ज्यादा टैक्स भरेंगे तो सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। सरकार ने बोला कि हमें फिस्कल चैलेंज बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेफिसिट हो रहा है, तो सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को काफी हद तक कर्ब करने की कोशिश की। कर्ब मतलब रिड्यूस करने की कोशिश की। तो सरकार की कोशिशें जारी थी। कोशिशों में सरकार ने जो हमें अननेसेसरी सब्सिडीज दे रही थी वो खत्म कर दी, एबोलिश कर दी, और कहीं कहीं सब्सिडीज को रिड्यूस कर दिया। समझ रहे हो, सरकार ने अपना खर्चा कम कर दिया। सरकार वैसे एग्रीकल्चर पे, फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही थी, सरकार ने वो खत्म कर दी थी। मॉड्यूल में लिखा नहीं है, मैंने सच बता दिया आपको। सरकार ने बहुत सारी पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। इसका मतलब सरकार ने अपने कंपनी का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और वहां से पैसे इकट्ठे कर लिए बेचकर, ठीक है। सरकार ने बोला कि अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है देश की एफिशिएंसी और ग्रोथ के लिए, तो इसको प्रमोट करो। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिस्कल डिसिप्लिन लाने का सरकार के पास यही एकमात्र रास्ता बता था, यही एसेंशियल चीजें बची थी टैक्स के तौर पे। समझ रहे हो, एक बड़ी बात बताता हूं, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया आरबीआई के साथ, इसे बोलते हैं हिस्टोरिक एग्रीमेंट। आरबीआई के साथ बैठी गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, सितंबर 1994 में सरकार ने बोला जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसको होले होले, कैसे होले होले हो जाएगा प्यार बलिया छलिया, छलिया ना, हाँ, होले होले
सरकार कह रही है होले होले इसको हम कम करेंगे, ठीक है। होले होले को बोलते हैं फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर का मतलब होता है स्लोली स्लोली, यानी ग्रेजुअली, हर साल एक एक साल करके, और नील कर देंगे, जीरो कर देंगे 97-8 तक। लेकिन ये हुआ नहीं था। सरकार ने बोला था कि भाई डेफिसिट हम अपना कम कर देंगे, धीरे धीरे करके जीरो कर देंगे, लेकिन इट वॉज नॉट डन। ये तो फिस्कल रिफॉर्म थे। मैंने क्या बोला आपको, देखो मेरे दोस्त, मैंने बोला 1991 के संकट से उभरने के लिए सरकार ने टैक्स में कुछ चेंजेस लाया, ये फिस्कल रिफॉर्म किए। अब बैंकिंग सिस्टम में चेंज लाएगा तो सरकार कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म करेगी, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ऐसे रिफॉर्म के लिए सरकार ने बोला कि लव सर पानी पी लो। सरकार बोली फैजान भाई कि पानी पी लो। हाँ, तो सरकार ने बोला जो हम प्राइवेट बैंक को चंपत कर चुके हैं, नेशनलाइज कर चुके हैं, अब प्राइवेट बैंक को बोलो कि आप आसानी से अपने आप को ओपन कर सकते हो। तो 1991 के बाद ही प्राइवेट बैंक आए इंडिया में। बेसिकली कौन कौन से आए, सबसे पहले एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब आए थे। फिर बाद में यस बैंक आया, ठीक है। तो मैं अच्छा हूं पृथ्वी। तो ये सब प्राइवेट बैंक तब आने स्टार्ट हुए। सरकार ने, आरबीआई ने बोला कि अब इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं यार, इंटरेस्ट रेट लोन पे कम कर दी ताकि लोग पैसा ले पाएं, पैसा लेंगे तो खर्चेंगे, फिर देश का भला होगा। आरबीआई ने बैंकों के लिए सीआरआर, एसएलआर ये सब कम कर दिया ताकि बैंक भी बहुत सारा पैसा आगे लोन पर दे पाए, तो फिर कुछ ठीक होगा। तो ये सब कोशिशें थी आरबीआई की। देखते हैं कोशिशें क्या थी आरबीआई की। जो भी आरबीआई की कोशिश थी इसको बोलते हैं मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो यहां पर कहते हैं कि आरबीआई ने एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक ड्रास्टिक मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किए, इंट्रोड्यूस किए। मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सबको इंफॉर्मेशन का पता हो, छुप छुपा के अब कुछ भी नहीं होगा। तो जो सरकार के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे इसको रिड्यूस करने पे फोकस किया। ये क्या होता है भैया, अरे गवर्नमेंट के बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको सरकार यूज नहीं करती, वो परफॉर्म ही नहीं करते, पड़े पड़े डेप्रिशिएट होते हैं, सरकार का नुकसान होता है। तो बैंक ने बोला जो भी गवर्नमेंट के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको बेचे जाओ या इस्तेमाल में लाओ, ठीक है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे मेजर्स यूज किए। सरकार ने फाइनेंशियल रिफॉर्म में बहुत सारे मेजर यूज किए। पहला था इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ओपन कर दी। पहले सभी बैंकों की इंटरेस्ट रेट क्या होगी आरबीआई डिसाइड करता था, अब लिबरलाइज कर दिया मतलब ओपन, हर एक बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करता है। भाई तुम देखोगे एचडीएफसी बैंक होम लोन पे 10% लोन दे रहा है, तो आईसीआईसीआई वाला बोल रहा है 9.5% पे हमसे ले जाओ। तो इनमें ही कंपटीशन बढ़ गया। तो जो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा तुम उससे लोन लोगे ना, तो लिबरलाइज कर दिया। और काफी सारी इंटरेस्ट रेट जैसे रेपो रेट वगैरह होती है वो रिड्यूस कर दी। तो इससे आरबीआई का कंट्रोल धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा और भाई बैंकिंग सिस्टम प्रोमोट हो गया। आरबीआई ने बोला कि अब ओपन कर सकते हो न्यू प्राइवेट बैंक्स, न्यू प्राइवेट बैंक ओपन कर सकते हो, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट थे, जो लिमिट थी, कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिट होता है, जो ऑफिशियल लिमिट थी हम वो रिमूव कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा किया ना। तो यहां पर एसएलआर और सीआरआर को बेसिकली रिड्यूस किया गया। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, कमेटी का नाम था नरसिम्हा कमिटी रिकमेंडेशन। नरसिम्हा कमिटी बनाई थी, उसके रिकमेंडेशन पे सीआरआर एसएलआर इसने रिड्यूस करी थी, सबके बल्ले बल्ले करने की कोशिश करी थी। फिर इसने बोला कि किसी बैंक को अपनी ब्रांच खोलनी है, तो अगर एक बैंक को, मान लो मेरा बैंक है नई दिल्ली के अंदर, मुझे एक बॉम्बे के अंदर ब्रांच खोलनी है, तो आरबीआई से पूछना पड़ता था। आरबीआई पता नहीं कब बताता था, कहता अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, ठीक है। तो इसने बैंक की ब्रांच खोलने को जो लाइसेंस देना था उसको लिबरलाइज कर दिया। बोल दिया भाई अब तुम्हें अगर नया बैंक खोलना है तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम खोल लो यार। इसकी पॉलिसी हमने आसान कर दी है। यहां पर ब्रांच के ऑपरेशंस को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी है, आसानी से तुम अपने ऑपरेशन करो ब्रांच के, कुछ पूछने की जरूरत नहीं आरबीआई से। इतनी कोई मॉनिटरगिरी नहीं है, इतनी कोई हल्लागिरी नहीं है, आसान काम कर दिया। और अकाउंटिंग के प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेकर आया देश के लिए। एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम डिस्क्लोजर और बैड डेट के प्रोविजंस नरसिम्हा कमिटी रिकमेंडेशन से लाए गए। जो तुम आज अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिस्ट ने डिसाइड कर रखे हैं। नरसिम्हा राव
कमिटी में सब डिसाइड किया गया कि अकाउंट्स के नॉर्म्स क्या होंगे, एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होगी, कैसे इनकम का डिस्क्लोजर होगा, बैड डेट्स के प्रोविजंस उसके बाद रखने शुरू हुए। समझे जाकिर भाई? मनमीत सिंह चैप्टर खत्म नहीं होगा। ठीक है जी, तो मैं बता रहा था आपको कि 1991 में सरकार ने पहले किए टैक्स के ऊपर फिस्कल रिफॉर्म, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किया जिसे मॉनेटरी और फाइनेंशियल रिफॉर्म बोलते हैं, फिर सरकार आई शेयर मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे। सरकार को पता लग गया अभी 91 में सब कुछ बिगड़ा है, अभी अरशद मेहता का घोटाला पैदा हो गया। हां पृथ्वीराज भाई, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं। ठीक है भाई साहब, ये लेकर आई यहां पर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, अरशद मेहता का सबके सामने आ गया। तो जो आरबीआई ने 1988 में सेबी को बनाया था, अब बना के अब पुलिस बना दिया इसने, शेयर मार्केट की पुलिस बना दिया 1992 में। एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एक तरीके से संवैधानिक, कानूनी रूप से बोल दिया अब कोई भी कैपिटल मार्केट के अंदर गड़बड़ करेगा, कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट, यहां पर गड़बड़ करेगा तो तू पकड़ लियो बस। फिर तो ये जो सेबी है यही चेक करती है कि शेयर मार्केट का एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, रिसोर्सेज को देखती है कि एडिक्वेट है या नहीं है, एफिशिएंट एलोकेशन है या नहीं है। ये कैपिटल मार्केट रिफॉर्म थे। फिर इसके बाद दोस्तों ट्रेड रिफॉर्म्स है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहीं लिख दी है, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग से है, वैसे इसके अंदर नहीं आता है, इतना सही पढ़ना है आपको। वैसे तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म बहुत बड़े हैं, लेकिन इसने पता नहीं कैसे सिलेबस बनाया है, किसी को छोटा कर दिया संदीप, किसी को बड़ा कर दिया आदित्य, बताओ। ठीक है, तो कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार ने अनाउंस करी थी देश के सामने 24 जुलाई 1991 को। यह डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी काफी बार ये क्वेश्चन पे, बहुत सारे टेस्ट के अंदर ये सब कुछ चीजें हमने दी भी हैं पिछले जून के अटेम्प्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां बस यही था कि इस दिन ही कॉम्पिटिटिव पॉलिसी सरकार ने लॉन्च कर दी थी। और फिर रिफॉर्म इन ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। चौबीस जुलाई 1991 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, क्योंकि सबको पता था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज खोलने पे बहुत बड़ी भसड़ है, सरकार का ही मेन रोल था। तो 1991 में वो सारी रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे रिमूव करी। जैसे 1980s में अर्ली लिबरलाइजेशन हुआ था, तो 25 आइटम के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया था, तो यहां पर हर एक आइटम के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया। 1991 में बोला अरे भाई तुम जो मर्जी धंधा करो, कोई लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बस 5 ऐसे आइटम है, 5 सिर्फ 5 ऐसे आइटम है जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। ये 5 आइटम भी क्या होंगे, ये देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड होंगे। क्या होता है ऐसा भाई, कोई हजार्डियस एक्सप्लोसिव बना रहे हो, बारूद वगैरह जैसे माचिस बना रहे हो, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। खतरनाक केमिकल बना रहे हो, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी थी, 5 चीजें थी, चलो छोड़ो। ठीक है, सरकार ने बोला कि हम 18 इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे पहले, अब उसको लिमिट करके 8 पे लेके आ गए। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से सरकार ने 3 स्केड्यूल बनाए, कैटेगरी ए, बी, सी। सरकार ने बोला कैटेगरी ए में 18 इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉपरली सरकार कंट्रोल करेगी। 91 में बोल दिया हम नहीं कर रहे कंट्रोल, तुम कर लो, हम 8 इंडस्ट्री कंट्रोल कर लेंगे। बाद में फिर सरकार को धीरे धीरे रिमूव करके बोलना पड़ा हम 8 नहीं, हम 2 करेंगे। देखो जरा दोस्तों, सरकार आज के टाइम में सिर्फ रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी खुद कंट्रोल कर रही है, बाकी सब प्राइवेटाइज है। ये प्राइवेटाइजेशन था। सरकार आज के टाइम में 2 चीजों को कंट्रोल कर रही है, 2 चीजों को, समझे, सिर्फ 2 ही चीजों को। अब मनमीत कह रहा है 12th में पढ़ा हुआ था, अबे 12th में पढ़ा हुआ था, 12th में यहां 3 लिखा होता है, समझे क्या बात कर रहे हो। सरकार ने एमआरटीपी एक्ट खत्म कर दिया, रिस्ट्रक्चर बोला है, इसकी जगह आया था एक कंपटीशन एक्ट, लेकिन यहां खत्म ही कर दिया था। बेसिकली पूरा प्रॉपर खत्म नहीं हुआ था। सरकार ने बोला एमआरटीपी एक्ट को अप्रूव करते हैं, कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज को अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो बड़ी हो सकती है। फिर धीरे धीरे उसी साल में खत्म कर दिया था। फिर 2002 में कंपटीशन एक्ट आया था इसकी जगह पर। ठीक है, जो सरकार की मोनोपोली थी काफी सारे सेक्टर में, तो सरकार ने उन सबको भी धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट किया। सरकार कह रही है हम मोनोपोली नहीं कर रहे हैं भाई,
तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो, और केन बार बार यही कहता रहता है 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। नहीं अदम्य नवरत्न वाला पॉइंट ना है इसमें, ठीक है। और क्या किया भाई, दोबारा बता रहा हूं, ये हेडिंग क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री के बारे में जानने की जरूरत है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करते हैं, बाहर से विदेशी पैसा इंडिया में आ जाएगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा 51% तक का। मतलब किसी कंपनी में अगर विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे तो 51% तक इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बीच में नहीं घुसेगी, ऑटोमेटिक अप्रूवल है, ठीक है। और बाद में इसको बहुत ज्यादा, मतलब जो ये अप्रूवल था ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए लागू नहीं था, ये कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लागू था, और बाद में लेटर इसको एक्सटेंड कर दिया नियरली ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट रिजर्व्ड वंस। कुछ सरकार ने रिजर्व कर रखी है, लिखी नहीं है यहां पर, जैसे कि इंश्योरेंस को रिजर्व किया था सरकार ने, इंश्योरेंस में अलाउड नहीं थी, लेकिन लिखता नहीं है ये, पता नहीं आधी बातें बोलता है आधी नहीं बोलता, ठीक है। तो ठीक है, कहता है एक्सटर्नल ट्रेड को भी हम लिबरलाइज करेंगे, मतलब ओपन करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी भाई साहब यहां पर लिबरलाइज किया गया। तो एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई गई थी पहले, शिफ्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव लिस्ट टू अ नेगेटिव लिस्ट अप्रोच, ये ध्यान रखना वर्ड, सरकार पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव लिस्ट की अप्रोच पे आ गई थी। पॉजिटिव लिस्ट क्या होती है, सरकार कहती है एक लिस्ट बना रहे हैं, इसमें आइटम्स हम ऐड करते जाएंगे कि ये चीज का ट्रेड हम नहीं करेंगे, ये चीज का ट्रेड हम नहीं करेंगे, ऐड करे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं। अब सरकार 91 के बाद नेगेटिव लिस्ट पे आ गई, मतलब कैंसिल कर रही है, करिए हटाओ, इसको भी हटाओ, इसका भी ट्रेड कर लेंगे, इसका भी ट्रेड कर लेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गई है, तो ये ध्यान रखना। और जो बहुत सारी सामान थे उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस को भी खत्म कर दिया। जैसे कि पहले अगर तुम इंपोर्टर बनना चाहते हो तो इंपोर्टर बनने पे भी सरकार से लाइसेंस लेना था, तो सरकार ने बोला इंपोर्ट करा लो, कुछ भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए लाइसेंस लो सरकार से, बस। सरकार ने 355% टैक्स चार्ज कर रखा था, टैरिफ रेट इंटरनेशनल ट्रेड पे, कितना 355% 1990-91 में, फिर धीरे धीरे उसको 85% किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, और फिर 10% पे लेकर आ गए। 2007-8 में इसको कहां लेकर आ गए, 10% पे। तो 91 से लेके 355% से आज हम 10% तक चार्ज करते हैं, बस कुछ गुड्स यहां पर एक्सेप्शन है। अभी मैंने देखा 2007-8 की बात कर रहा है ये, 10% तक आ गया, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे आज भी 100% टैरिफ है। दोस्तों 2009 के अंदर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी थी बुगाटी वेरॉन, 7 करोड़ की थी। जब वो इंडिया में आई तो उसकी वैल्यू 14 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ का टैक्स सरकार ने लगा दिया था, मतलब 100% का टैक्स सरकार ने लगा दिया, डबल हो गई वैल्यू, राइट। सरकार ने 1980s में रुपी को डेप्रिशिएट किया था 30% से, यहां दोबारा डेप्रिशिएट कर दिया, 18% से डिवैल्यूएशन किया है डॉलर के अगेंस्ट में, ताकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए और थोड़ा करंट अकाउंट में बेनिफिट हो। एक्सपोर्ट को बढ़ाने से करंट अकाउंट में पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है। बोल्ड स्टेप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सरकार की जो होल्डिंग थी, गवर्नमेंट होल्डिंग को बोलते हैं पीएसयू। तो कितना गंदा है, कभी पीएसयू लिख देता है, कभी गवर्नमेंट होल्डिंग लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, समझे। तो गवर्नमेंट की जो भी होल्डिंग थी सरकार ने उस पर डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। ये पॉइंट पहले भी था, ये पॉइंट इसने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो कहते थे कि अब यहां पर एक पॉइंट समझना है आपको, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है। सरकार को देखो, डिसइन्वेस्ट करने से पैसा तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों सरकार कहती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आएंगे, तो थोड़ी सी फ्रीडम बढ़ेगी उनके पास भी, और कुछ गवर्नमेंट कंपनी की मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम होता है, तो मैनेजमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। तो चलो जी, यहां तक हो गया काम। आओ जी आओ, अब वापस बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला कि 1991 के बाद सरकार चाहती थी कि रिफॉर्म स्टार्ट हो, तो कुछ फिस्कल रिफॉर्म हुए, कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म हुए, कुछ कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म हुआ, कुछ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगाकर रिफॉर्म हुआ, तो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी रिफॉर्म हुए। हाँ, बीच में भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर ली थी, टैरिफ 355% से 10% लेकर आ गए,
लेकिन ये बात आगे भी करेंगे। भैया हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या रिफॉर्म की दोस्तों? सबसे बड़ा रिफॉर्म था ग्लोबलाइजेशन। हम इंटरनेशनलाइजेशन पे पहुंच गए। मतलब पहले हम सबके लिए ओपन नहीं थे। देखो आपको एक बात बताता हूं, हमने इंटरनेशनल ट्रेड को एक तो आजादी के बाद ओपन कर दिया था। जैसे हम आजाद हुए तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड ओपन कर दिया, फिर 1958 में बीओपी में क्राइसिस आ गया, हमने बंद कर दिया। आजादी के बाद ही इंडिया में कोका कोला कंपनी आ गई थी, फिर वो बंद हो गई। फिर जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड ओपन कर दिया 1991 में, तो उसके बाद फिर कोका कोला आ गई, पेप्सी आ गई, सोनी आ गई, सैमसंग आ गई। ये सारी बाहर की कंपनियां बाद में आई है, ये सारी बाहर की कंपनियां बाद में आई है। तो हमें जानना है कि ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या रिफॉर्म किया है ऐसे। तो दोस्तों ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म हमारा अगला टॉपिक है। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के हमारे मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक, जो इंपोर्ट के ऊपर हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, टैक्स वाली रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, इसको डिसमेंटल कर दो, मतलब खत्म कर दो। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट के ऊपर से सारे टैक्स खत्म कर दिए थे। एक्सपोर्ट के ऊपर से सारे टैक्स खत्म कर दिए। इंपोर्ट जो करते थे उस पर भी टैक्स रिड्यूस किए। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी और रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत धीरे धीरे कम कर ली। थोड़ा हम चाह रहे थे कि आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम की तरफ जाए, धीरे 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 धीरे। तो फोकसिंग ऑन मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम, मतलब थोड़ा विदेशों की तरफ हम भी जाएं, लेकिन इन अ फेज्ड मैनर, विद फेज्ड रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैरिफ। कहते हैं टैक्सेस को स्लोली स्लोली धीरे धीरे कम करके फेज्ड मैनर में रिड्यूस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और हम भी आउटवर्ड ग्रोथ को देखेंगे। और दोस्तों जो इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था उसका प्रोसीजर आसान बनाया। रिमूवल क्यों लिख दिया, इजी लिखना चाहिए था। तो अगर तुम इंपोर्ट कराना चाहते हो, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना था। लाइसेंस लेने के लिए, वैसे तो पहले इसने बोल दिया कि बहुत सारे लाइसेंस खत्म कर दिए थे, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ कमोडिटीज बच गई थी जिसके लिए लाइसेंस लेना था। सरकार ने उसका प्रोसेस भी बहुत आसान कर दिया। सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से देश के एक्सपोर्ट बूस्ट किए जाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने की कोशिश की। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने स्टार्ट किए। पहला इंसेंटिव था एक्सपोर्ट के ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा, तो लिखा है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। और फिर दोबारा लिख दिया 1991 में इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया था 18 से 19%। अबे एक बात बता भाई, यहां तूने एग्जैक्टली 18% लिख दिया है और यहां तू लिख रहा है 18 से 19%। अब तुम बताओ क्या समझोगे भाई? चलो वहां लिखा था 1980s में जबरदस्ती 30% का डिवैल्यूएशन किया था, डेप्रिसिएशन किया था, ठीक है। ये क्या किया आपको बताता हूं। देखो 18-19% ही ध्यान रखना, कोई बात नहीं। अब इंडिया में है ना, एक्सचेंज रेट को सेंट्रल बैंक डिसाइड करता था 91 से पहले। तो इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था। 1991 के बाद इंडिया ने जैसे ही रुपये को डिवैल्यूएट किया, वैसे ही बोल दिया अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, अब हम डिसाइड नहीं करेंगे एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा मार्केट में, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो फिर आ गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या आ गया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। तो दोस्तों यहां पर इंडिया के अंदर पहले चल रहा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। उस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी गवर्नमेंट थोड़ी सी घुसी हुई थी। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग रेट ना। तो ये मैनेज फ्लोटिंग रेट एक डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। डुअल एक्सचेंज रेट रिजाइम आया कब? मार्च 1992 में। कब आया? मार्च 1992 में, ठीक है। इसमें दोनों घुसे हुए थे। फिर सरकार ने खुद जानबूझ के मार्च 1993 में, एक साल बाद इसको फ्री कर दिया, इसको यूनिफाइड कर दिया। यूनिफाइड मतलब अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगी रेट को। देखो ये बहुत बड़ी भसड़ लिखी है इसने। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो आपको प्यार से समझाना चाहूंगा, दोबारा समझ लो। सरकार ने बोला मार्च 1992 में गवर्नमेंट प्लस मार्केट दोनों रेट को डिसाइड करेंगे इक्वल रूल के साथ। कौन से रूल के साथ? इक्वल रूल के साथ। इसे डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोल दिया। यानी ये भी डिसाइड कर रहे हैं, ये भी डिसाइड कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, ओके। फिर मार्च 1993 में सरकार ने बोला
कि प्योर मार्केट ही डिसाइड करेगी रेट को, कहीं गड़बड़ी करी तो गवर्नमेंट आएगी। अब गवर्नमेंट बराबर नहीं आ रही, मेन मार्केट ही डिसाइड कर रही है। इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। क्या बोलते हैं? मैनेज। ये वाला मैनेज था, ठीक है। ये तो कुछ था ही नहीं, डुअल ऐसी वर्ड बोल दिया, 1 साल के लिए था, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, बस नाम लिखा हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था। चलो जी, कहता है बीते हुए कुछ सालों के अंदर, यानी बीते हुए 31 ईयर्स में, 1991 से अगर तुम 31 प्लस कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 2022 में। तो जिस भी लॉन्डे ने किताब लिखी है ये 2022 में लिखी होगी, तो वो अपने दिल की बात कह रहा है कि भाई 31 साल पहले की अगर बात करो तो इंडिया ने बहुत सारे वास्ट चेंजेस किए हैं। कहानी खत्म हो रही है भाई, कहानी खत्म हो रही है। ये अपने दिल की भावना कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो चेंज है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करा के हम लिख रहे हैं, ओनली अ ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है, ऊपर ऊपर की ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं है। मतलब जो चेंजेस बताए हैं ये ऊपर ऊपर से हैं, कोई डिटेल नहीं है। तो क्या क्या चेंज हुए हैं ट्रेड के अंदर वो देखते हैं भैया। लिखा है इंडिया हैज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया जुड़ गया है इंटरनेशनल इकोनॉमी से। इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना होता है। इंडिया ने अब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को रिड्यूस कर दिया है और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया है, शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव। अब प्राइवेट सेक्टर में अडानी अंबानी बहुत आगे आ गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत ज्यादा आ गई है। इंडिया में कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटो के कंपोनेंट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, दवाई की फार्मास्यूटिकल्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत हाई इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस के हैं। यानी ये चीज इंडिया में जो बनाई जाती है वर्ल्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और इंडिया उसमें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है, तो ऊपर है बस, ठीक है। ईज्ड का मतलब होता है सिंपल करना, ट्रेड कंट्रोल फॉर एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, इनपुट, नो हाउ एंड फाइनेंस। कहता है विदेशों की टेक्नोलॉजी, इनपुट्स और फाइनेंस लेना अब आसान कर दिया है। अब हम विदेशों से टेक्नोलॉजी भी ले आते हैं, पैसा भी ले आते हैं, है ना, और इनपुट भी ले आते हैं। तो फॉरेन से हम ये ले आते हैं, बहुत आसान हो गया है। ये एक्सपीरियंस बता रहा है अपना, जिनने भी लिखा है, कह रहा है 31 साल से मैं ये देखता आ रहा हूं, डिटेल में नहीं घुस रहा, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। क्यों बता रहा है भाई, क्यों बता रहा है? बच्चों के लिए क्यों, ठीक है। कहता है इंडिया में अब एफडीआई स्टेबल हो गई है। एफडीआई का मतलब जानते हो ना, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में। और जो एफपीआई है वो सब्सटैंशियल तौर पे बढ़ती जा रही है। सब्सटैंशियल का मतलब बहुत ज्यादा, एफपीआई का मतलब 10 से कम % पैसा जो किसी कंपनी में लग रहा है किसी फॉरेन एंटिटी के द्वारा। और स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का। पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए भाई, पूरी दुनिया में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में 2 हफ्ते का बचा था, अब सबसे ताकतवर देशों में आता है। मेरे ख्याल में टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। पहले पे तो अमेरिका ही है, ठीक है, गोल्ड के मामले में, ठीक है। इंडिया के पास सर्विस ट्रेड सरप्लस है। सर्विस का ट्रेड करते हैं हम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग की जो सर्विस होती है, सीए की जो सर्विस होती है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इंडिया उसमें बहुत मोटा पैसा कमाता है, सरप्लस कमाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत पैसा कमाता है। इसने लिखा है, देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज और ये जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, बैंकिंग सर्विस, इंडिया इसके ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। अब लो प्रेशर है ऑन द इंडियन रूपी एज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। कहता है जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है और दूसरी पाकिचोर है, ये जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, इनसे कंपेयर करें तो इंडिया के पैसे पे कम प्रेशर है। इंडिया का पैसा इतना खराब नहीं हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। अब इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट्स है, ठीक है। और हाई एग्रीगेट डिमांड सस्टेन्ड द इकोनॉमी। इंडिया के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको तो पता ही है। इंडिया अपने देश के अंदर ही 70% डिमांड कर लेता है। मतलब इंडिया में जितनी भी डिमांड होती है 70% देश के अंदर से ही होती है, बहुत ज्यादा है। तो बेटर पोजीशन देन मैनी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैंडल ग्लोबल चैलेंज। जो जो बढ़ती हुई डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसमें इंडिया की बेटर पोजीशन आ गई है। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में भी बहुत कमी आ गई है। क्या करें जान के भाई, गरीबी में बहुत कमी आ गई है। कितनी कमी आ गई लिखा है इनने, फालतू। और देखो कहता है रिफॉर्म्ड से इंक्रीज हो गया है कंपटीशन और एफिशिएंसी भी बढ़ गई है।
किसमें? इंडिया के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर्स में, ये बोला है। कहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंटर में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। फिनोमिनल का मतलब होता है अमेजिंग ग्रोथ। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी, रोड, हाईवे, ब्रिज एकदम फैंटास्टिक अमेरिका की तरह हो रहे हैं धीरे धीरे। हर रेड लाइट पे कैमरे लग रहे हैं, देख नहीं रहे तुम, चालान कट जाते हैं। ठीक है। डिक्लाइन इन द वैल्यू एडेड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ओवर 4 डिकेड्स। कहता है 40 सालों में एग्रीकल्चर का पोर्शन, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में यानी वैल्यू एडेड में कम हो गया। एग्रीकल्चर कम हो गया इंडिया में, यह बात है। अरे इसने बताया नहीं है। वैसे 1991 के जो रिफॉर्म हुए थे ना, उसमें एग्रीकल्चर को तो रिफॉर्म किया ही नहीं इन्होंने, भूल गए थे, पता तुम्हें? 1991 के रिफॉर्म में एग्रीकल्चर तो भूल ही गए थे, इंडस्ट्री को रिफॉर्म कर रहे थे। और गंदी बात बताऊं, एग्रीकल्चर को इन्होंने रुला दिया था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती थी ना, वो भी खत्म कर दी थी सरकार। सब्सिडी है ना, वो भी खत्म कर दी थी। और भाई साहब, डीपनिंग ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को और गहरा बना दिया। कैसे? ड्यू टू इंक्रीज्ड लिबरलाइजेशन। अब इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत गहरा है, बहुत बैंक्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपना बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि लिबरलाइज हो गया है, ये बहुत ओपन हो गया है। लास्ट पॉइंट है कॉन्स्ट्रेंट, मतलब लिमिट, इंक्लूड हाई फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन एंड डेट एट 86% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कहता है 2021-22 में अगर हम देखें, सरकार का डेफिसिट, महंगाई और सरकार का जीडीपी का 86% लोन अभी भी है। ठीक है, तो हायर देन द एवरेज ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। कहता है जो इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी शॉर्ट में लिख दिया, एट 64.5% फॉर 2022। आईएमएफ का डेटा है। कहता है इन सबसे तो इंडिया बहुत अच्छा है। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट्स है, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, डेट 86% पे इंडिया, तो ये दूसरी मार्केट इकोनॉमी से ज्यादा ही है अभी भी। हाँ, ज्यादा ही है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो है। क्रिश को नींद आ रही है, सिर्फ क्रिश के लिए क्लास खत्म की जाएगी। क्रिश से पूछ लो भाई, क्रिश भाई साहब को नींद आ रही है, तो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं क्विज के तौर पे, बता दो, नींद दूर हो जाए तो बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इमीडिएट कॉज ऑफ 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस? 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था हमारे पास, 2 हफ्ते का बचा था, बहुत सारे रीजन थे, गल्फ क्राइसिस थे, कुछ क्राइसिस दिए हुए, कौन सा क्राइसिस नहीं था? पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड हो रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। इनमें से क्या कारण है, मतलब कौन सा कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। 3 रीजन है, एक नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। यार ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन की हमने बात नहीं की है यहां पर, ये रीजन नहीं था। दिस इज द आंसर। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। मदारा उचीहा, क्रिश, करण, फैजान, अक्षत, यश, समर्थ, करणदीप, चंदू भाई, स्नेहा दलाई, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं चाह तो रहा था कि आपको एक पोर्शन और करा दूं नीति आयोग का, लेकिन दोस्तों ये नीति आयोग वाला पोर्शन मुझे लगता है कि आज हो नहीं पाएगा, 1 घंटा और लगेगा इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, कल करेंगे इसको। तो आज की क्लास के अंदर जो आपको टॉपिक कराया गया है दिखा देता हूं। क्या कर दिया, आज की क्लास के अंदर आपको सिर्फ यही वाला टॉपिक कराया गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, थक जाओगे तुम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आज की क्लास में बने रहने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। आपको बता देता हूं अगली क्लास में हम जो करने वाले हैं, देखो जो भी आज कराया है वो ठीक है, अगली क्लास में करेंगे हम नीति आयोग की डिटेल, और आज इंडिया कैसा है उसे बोलेंगे करंट स्टेट ऑफ इंडिया। नीति आयोग और आज का इंडिया कैसा है
मैं बोल रहा हूं 10 में से 5 से 6 एमसीक्यू यहीं से बनते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ाई कर लो। मैं अब मतलब तुम्हारी छुट्टी करके तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए बैठूंगा, तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊंगा। फिर नोट्स कल तुम्हें मुझे देने भी हैं, तो मैं कर लेता हूं इस चीज पे काम। और आपका जितना प्यार मिलता रहेगा वो मुझे उतना एनकरेज करेगा कि हाँ सर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। तो मैं बढ़िया से रापचिक मस्त नोट्स बनाता हूं आपके। बस मैं देखता हूं कि कितने बच्चों का बढ़िया बढ़िया प्यार मिल रहा है। आपका प्यार बना रहे। फिर कल मिलते हैं 1 बजे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।